नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं ईरान इजरायल युद्ध की। इस युद्ध में जब से अमेरिका की एंट्री हुई है तब से मामला और ज्यादा खराब हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। युद्ध को 22 दिन हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ कोई सीजफायर नहीं होगा और सैन्य अभियान जारी रहेगा। व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप ने कहा, जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह खत्म कर रहे हों तब सीज फायर नहीं किया जाता। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका और इजरायल इस युद्ध में एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा, हम दोनों को जीत चाहिए और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि यह संघर्ष अब जल्दी थमने वाला नहीं है। दरअसल अमेरिका की एंट्री से मामला और ज्यादा गर्मा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पीछे हटने से साफ मना कर दिया है। पूरे विश्व में इसका बुरा असर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है, इसके साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ रही है। इस बीच सबसे बड़ा संकट हार्मुज जलडमरू मध्य को लेकर खड़ा हो गया है। यह रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई का मुख्य जरिया है। मौजूदा संघर्ष के कारण यहां से तेल की आवाजाही लगभग रुक गई है, जिससे कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे वैश्विक तेल बाजार का सबसे बड़ा झटका बताया। ट्रंप ने इस रास्ते को खोलने के लिए चीन और जापान जैसे देशों से आगे आने की अपील की। उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका खुद इस रास्ते पर उतना निर्भर नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी उन देशों की ज्यादा है जो यहां से तेल लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़े हद तक कमजोर कर दिया है। ईरान ने खाड़ी देशों पर भी हमला कर अपनी ताकत को दिखाया है। चलिए आपको बताते हैं खाड़ी देश के बारे में। पश्चिम एशिया में स्थित अरब की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले अरब देशों को खाड़ी देश कहा जाता है। इनमें सऊदी अरब, कतर, इराक, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान शामिल हैं। कुल 7 देश। भले ही ईरान भौगोलिक रूप से खाड़ी क्षेत्र में आता है, लेकिन अरब और सुन्नी न होने के कारण इसे खाड़ी देश के समूह में शामिल नहीं किया जाता। भारत का इन देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ता लंबे समय से रहा है और बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ बसे हुए हैं। आइए एक एक कर इसे विस्तार से समझते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे हैं। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और सुरक्षा, इन सभी मोर्चों पर दोनों देशों ने पिछले 2 दशकों में संबंधों को और मजबूत किया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कार्यकाल में रिश्तों में नई गर्मजोशी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2024 में तीसरी बार सऊदी अरब दौरे पर गए थे, जहां रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। वर्तमान में लगभग 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत कड़ी है। कतर की बात करें तो यहाँ करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं, जो देश की 25% आबादी के बराबर है। कुवैत में 10 लाख से ज्यादा भारतीय हैं, यानी 20% आबादी। बहरीन में 14 लाख की कुल आबादी में से 3.5 लाख भारतीय हैं, यानी 30% हिस्सा। ओमान में 9 लाख भारतीय रहते हैं, जो देश की 20% आबादी के बराबर है। इन देशों में भारतीय न सिर्फ बड़ी संख्या में काम करते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देते हैं। यही वजह है कि इन देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूती से खड़े हैं। भले ही इराक में भारतीय समुदाय की संख्या ज्यादा नहीं, लगभग 15 से 17 हजार है, लेकिन भारत की तेल जरूरतों के लिहाज से इराक बेहद अहम। भारत अपने कुल कच्चे तेल का 22% इराक से आयात करता है, जो किसी भी
खाड़ी देश में सबसे ज्यादा है। कतर की बात करें तो यहाँ करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं, जो देश की 25% आबादी के बराबर है। कुवैत में 10 लाख से ज्यादा भारतीय हैं, यानी 20% आबादी। बहरीन में 14 लाख की कुल आबादी में 3.5 लाख भारतीय हैं, यानी 30% हिस्सा। ओमान में 9 लाख भारतीय रहते हैं, जो देश की 20% आबादी के बराबर हैं। इन देशों में भारतीय न सिर्फ बड़ी संख्या में काम करते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देते हैं। यही वजह है कि इन देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूती से खड़े हैं। भले ही इराक में भारतीय समुदाय की संख्या ज्यादा नहीं, लेकिन भारत की तेल जरूरतों के लिहाज से इराक बेहद अहम है। भारत अपने कुल कच्चे तेल का 22% इराक से आयात करता है, जो किसी भी खाड़ी देश से सबसे ज्यादा है। गौर करने वाली बात तो ये हो जाती है कि जिस तरीके से ईरान ने हाल ही में कई जो देश हैं उन पर हमला बोला, और सबसे बड़ी बात है जैसा कि खाड़ी देशों की हम बात कर रहे हैं, खाड़ी देशों में अमेरिका ने जहां जहां अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए थे उसको उड़ाया, और ये भी बताया कि क्या वाकई ईरान अब कमजोर नहीं है, या ईरान को कमजोर समझना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। दरअसल जिस तरीके से अमेरिका ने इस पूरे मामले में एंट्री की, और अमेरिका को ऐसा लग रहा था जैसे वेनेजुएला में उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, वहां पर अपना कब्जा जमाया, तो ठीक वही स्थिति हम ईरान में करेंगे। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए हो गई। ईरान अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि वो ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। इस युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। जहां ईरान अपने 20 से 30 लाख रुपए के ड्रोन को उड़ाकर अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि इस ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका अपनी जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है वो कई मिलियन डॉलर की हैं, यानी कि अरबों खरबों की मिसाइल को वो इस्तेमाल कर रहा है केवल ईरान के 20-30 लाख के ड्रोन को उड़ाने के लिए। ईरान के यही ड्रोन जो हैं वो अब अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गए हैं। और तो और ये देखा जा रहा है ईरान अब जिस तरीके से दुगनी ताकत से अमेरिका को जवाब दे रहा है, इससे ट्रंप पूरी तरीके से हिल गए हैं। हालांकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो भी अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है, या उसकी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी पूछ रही है कि आखिरकार क्या जरूरत थी ईरान पर हमला करने की, और आखिरकार क्या जरूरत थी ईरान से पंगा लेने की। ईरान से पंगा लेकर अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि इस वक्त ईरान को कई बड़ी महाशक्तियों का समर्थन भी मिल रहा है, जिसमें रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया शामिल है। और तो और जिस तरीके से चाइना की कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, उससे उसे बहुत फायदा हो रहा है। खबर सामने आई थी कि चाइना की जीपीएस जो प्रणाली है, जो जीपीएस सिस्टम है, उस सिस्टम का भरपूर उपयोग ईरान कर रहा है अपने ड्रोन में लगाकर, ताकि वो सही निशाना लगा सके और ज्यादा से ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचा सके। अभी तक खबरें सामने आई हैं कि अमेरिका के कई जो जवान हैं वो इस हमले में मारे गए हैं। जो युद्ध चल रहा है इस युद्ध में मारे गए हैं। अमेरिका की कई मिसाइल को उड़ा दिया है ईरान ने, उसके कई फाइटर जेट को उड़ा दिया है, और यही सब देखकर अमेरिका बौखला रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये है, F-35 का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। F-35 जो कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। F-35 वो लड़ाकू विमान है जो आज कई मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं और कई मुल्कों के पास है, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से F-35 को मार गिराया, उसके बाद अमेरिका की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं।
उसके फाइटर जेट के साथ साथ उसके जितने भी हथियार हैं उन पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी वाहवाही के चक्कर में जो किया, इसका पूरा नुकसान पूरे विश्व को भी उठाना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि ईरान की ताकत के आगे कई देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आप भारत के अंदर ही देख लीजिए, भारत में एलपीजी सिलेंडर की लगातार कमी देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो आज भी बंद पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने अपने मेन्यू से बहुत सारे सामान की जो लिस्ट है उसे काट दी है। यहाँ तक कि अगर आप छोटे रेड़ी पटरी वाले अगर ठेलों को भी देखेंगे तो वो ठेले भी अब नजर नहीं आते। इसकी वजह गैस सिलेंडर ही है, क्योंकि गैस सिलेंडर अब आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है और मिल रहा है तो उसके 2 गुना 3 गुना दाम चुकाने पड़ रहे हैं। कैसे आम आदमी इन दामों को चुकाएगा या फिर वो रोजी रोटी कैसे कमाएगा, ये तमाम संकट हैं जो कि भारत के साथ साथ जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर भी नजर आ रहे हैं। देखना होगा ये युद्ध अगर लंबा चला तो क्या और ज्यादा नुकसान भारत को होगा।